हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, एमसीक्यू। ये एग्जामिनर्स के सबसे फेवरेटेड टॉपिक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम में भी इसके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने के चांसेज हैं। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक को आज लेके आ रहा हूँ, इस पर एमसीक्यू कराऊँगा और साथ में आपके जो भी नए टॉपिक होंगे, जो भी इससे रिलेटेड होंगे, उन सारे टॉपिकों को मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाऊँगा यहाँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपने इस चैनल की। ठीक है, मेरा जो हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करने होंगे और डेली जो भी मैं वीडियोज़ लेके आता हूँ, ये आपको यहीं से अपडेटेड होते रहेंगे। ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहें और जो भी कंप्रेशन मेंबर की बात करूँगा। कंप्रेशन मेंबर में मैं बात करूँगा कि कंप्रेशन मेंबर होते क्या हैं। फिर मैं इसमें बात करूँगा कि कंप्रेशन मेंबर में क्या फीचर होते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करूँगा इस पर लिस्ट कॉलम। ठीक है, लिस्ट कॉलम सबसे फेवरेटेड टॉपिक है कंप्रेशन मेंबर की। यहाँ से सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम के क्वेश्चंस मैक्सिमम यहीं से बनते हैं। फिर मैं इसी में आपको सिलेंडरनेस रेशियो की बात करूँगा आज मैं। ठीक है, सिलेंडरनेस रेशियो और इसके सारे एक्सप्लेन करूँगा कि सारे कॉलम्स कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे लोडिंग होती है। तो ठीक है, आज मैं फिर स्टार्ट करता हूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरा स्ट्रक्चरल मेंबर विच कैन कैरी कंप्रेसिव फोर्स ओनली इज नोन एज। कौन सा ऐसा, ठीक है, इन चार ऑप्शन में कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जो कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है, तो उस मेंबर को क्या कहते हैं। तो अगर मान लें अगर कोई एक मेंबर है मेरा, ठीक है, अगर ऐसे कोई मेंबर अगर इस पर कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है दोनों साइड से, तो क्या होगा ये होता है हमारा कंप्रेशन, ये होता है हमारा कॉलम या स्ट्रट या जो भी होते हैं, ये सारे जो भी कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करते हैं वो होते हैं हमारे कॉलम के होते हैं। ठीक है, कॉलम और स्ट्रट ये सारे जो एक्ट करते हैं कंप्रेसिव फोर्स होते हैं और यही हमारे कंप्रेशन मेंबर कहलाते हैं। तो बात करूँ यहाँ पे ऑप्शंस मैंने कल बता चुका था कि टाई क्या होता है। टाई होता है हमारा टेंशन मेंबर होता है। ठीक है, और बाकी चैनल कोई एक किसी भी टेंशन या कंप्रेशन किसी भी मेंबर में हम फिक्स कर सकते हैं। बाकी बात करें स्ट्रट की, स्ट्रट जो हमारा होता है ये कंप्रेशन मेंबर होता है। अब मैंने कल स्ट्रट बता चुका था कि जो भी ट्रस जब हम बनाते हैं, ठीक है, कोई ट्रस अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो उस ट्रस में क्या होता है कि ये तो हमारी मिडिल प्लेन होती है। फिर इसके बाद ऐसे पोस्ट एक मेंबर लगाते हैं, एक ऐसे मेंबर लगाते हैं इन्हें लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो मैं बात कर रहा था जब ये प्रिंसिपल राउटर जब मैं लगाता हूँ, तो प्रिंसिपल राउटर पे जो लोडिंग आती है ये जब इस वाले मेंबर पे एक्ट करेगी, ठीक है, तो इस पर सेंट्रल इसके एक्सियल ही लगेगा ना अंदर की तरफ। तो इस पर क्या हो रहा है, कंप्रेसिव एक्ट कर रहा है। तो यही जो हमारा मेंबर होता है इसी को हम कहते हैं स्ट्रट बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, यही होता है स्ट्रट, मुख्य राफ्टर का तांधरण और बीम के जोड़ने के मध्य में जो लगाए जाते हैं वही हमारा स्ट्रट कहलाता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एज पर IS कोड मैक्सिमम पिच ऑफ द रिवेट इन कंप्रेसिव फ्लैंज। ठीक है, मैंने ये चीज़ बता चुका था अपने 2 लेक्चरों में। ठीक है, इस स्टील के 2 लेक्चरों में मैंने इस टॉपिक को मैं कई बार रिविजन करा चुका, इसलिए मैं दोबारा इस चीज़ को लेके आ रहा हूँ कि आपको दोबारा अच्छे से रिवाइज करा दूँ। ठीक है, अब मैं बात करूँ अगर 2 कंप्रेशन मेंबर की बात करूँ और 2 अगर मान लें ये मेरा प्लेट है और कंप्रेशन मेंबर इस पर फोर्स लग रहा है, तो इनके बीच मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम पिच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बात करें अगर कंप्रेशन मेंबर की, तो ये इसकी वैल्यू होती है 12T। ठीक है, या 200 mm से जो भी लेस वैल्यू होती है ये होती है हमारी पिच होती है। ठीक है, तो इसमें जो टी होते हैं वो थिकनेस ऑफ मेंबर होती है, ये वाली वैल्यू जो होती है ये होती है थिकनेस। ठीक है, मोटाई होती है मेंबर की। तो अब मैं ऑप्शंस में बात करूँ तो यहाँ कह रहा है ये ऑप्शन लेसर ऑफ 200 एंड 200 mm और 12T। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की तो कह रहा है 250 किसी में नहीं होता है। और बात करें अगर सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन में कह रहा है लेसर ऑफ 200 mm एंड 16T। ये जो होता है ऑप्शन ये होता है हमारा टेंशन मेंबर के लिए। ठीक है, ये भी मैंने कल आपके लेक्चर में इसको क्वेश्चन पूछा था और इस पर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी था, पूछा था मैंने। ठीक है, अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि IS 456, ठीक है, ये IS को 456 2000 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि रिकमेंडेड लेंथ ऑफ कॉलम फिक्स्ड एट वन एंड एंड हिंज एट अदर एंड। अगर मैं बात करूँ कॉलम्स के, ठीक है, अगर मैं मेरे कॉलम ऐसे हो गए, ठीक है,
सॉरी, अगर मैं बात करूं अपने कॉलम्स की, अगर मान लो ये मेरी एक कॉलम हो गई, ठीक है, इसको मैंने ऐसे एक तरफ फिक्स कर दिया, ठीक है, दूसरी तरफ भी फिक्स कर दिया, तो कह रहा है कि इसकी, ठीक है, सॉरी, तो कह रहा है दूसरी साइड में हिंज लगा रहा है, ठीक है, यहाँ हिंज की बात कर रहा है, दूसरी साइड में कह रहा है कि हिंज लगाए, एक तरफ क्या किया, फिक्स किया है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि हिंज से मैंने उसको फिक्स किया। तो कह रहा है इसकी लेंथ क्या होगी, तो मान लो अगर ये मेरी एक्चुअल लेंथ एल है, ठीक है, तो जो इसकी रिकमेंडेड लेंथ जो कि इफ़ेक्टिव लेंथ होती है, एल इफ़ेक्टिव, ठीक है, इफ़ेक्टिव लेंथ जब निकालते हैं तो जो एक्चुअल लेंथ होती है, ठीक है, मान लो अगर इस पर लोड एक्ट कर रहा है तो लोड एक्ट करेगा तो कैसे रोटेट होगा, ये फिक्स है, तो फिक्स है तो ये कुछ दूरी तक तो ये फिक्स ही रहेगा, ये ऐसे जाएगी इसके डायग्राम और ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। मैं अगर दूसरे ऐसे बताऊं, ठीक है, अगर मान लो ये वाला, देखो अगर मैं ये इतना हिस्सा तो ये फिक्स रहेगा ना, इसके बाद ये ऐसे जाएगा और हिंज में ऐसे पूरी इसकी फिक्स तक जाए, जहाँ जॉइंट होती है वहाँ तक जाती है डायग्राम, तो ये क्या होता है थोड़ी कुछ वैल्यू इसकी यही फिक्स तक रह जाती है, तो जो एल इफेक्टिव लेते हैं उसकी वैल्यू आती है 0.8, ठीक है, 0.80 एल लेते हैं। ये वैल्यू आती कहाँ से, इसकी वैल्यू होती है एक्चुअल में जो हमारे दो IS कोड है, जो पुरानी वाले IS कोड है उसमें L डिवाइड बाई √2 लेते हैं, ठीक है, बट मैं बात करूं अपने अभी प्रेजेंट में जो IS 456 में पूछ रहा है ना, तो इससे सेफ़र साइड होने के लिए इसकी वैल्यू आती है 0.70, ठीक है, एल आएगी, लेकिन सेफ़र साइड होने के लिए हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू की एक्चुअल थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा यहाँ जो पूछ रहा है उसके हिसाब से हमारी आंसर क्या होगा, ये वाले ऑप्शन होगी 0.80, ठीक है, एल हो जाएगी, ये आंसर होगी। अब मैं बात करूँ और सारे क्या कैसे कैसे और पूछ सकते हैं इसमें कॉलम में, कि मान लो अगर मेरी, ठीक है, मान लो अगर मेरा क्वेश्चन पूछ दिया कि दोनों तरफ फिक्स हो गए, ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ फिक्स कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ फिक्स करूंगा तो इसका जो मेरा डायग्राम बनेगा, ठीक है, इसका मेरा जो डायग्राम बनेगा ऐसे इसकी शेप होगी, ठीक है, ऐसे इसकी शेप होगी एकदम फिक्स, थोड़ी सी यहाँ भी होगी यहाँ होगी, तो ये पूरी इसकी वैल्यू होगी L/2 अगर एक्चुअल लेंथ L है, ठीक है, तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ अगर L है तो L का डिवाइड बाई 2 हो जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। अगर मैं यही बात करूं अगर दोनों तरफ हिंज है, ठीक है, अगर ये दोनों तरफ हिंज हो गई, दोनों तरफ हिंज होती, ये क्या होगा, इसकी जो फिक्स सपोर्ट है यही पूरी एक्चुअल कॉलम ही इसकी सेम सपोर्ट हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू होती है जो एल इफेक्टिव रहते हैं ये इसी के एक्चुअल वैल्यू के ही होता है, ठीक है, यहाँ हो जाएगी एल इफेक्टिव जो होगी, ठीक है, वो इसकी एल डिवाइड बाई 2 होगी, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर एक तरफ फिक्स और एक तरफ फ्री हो, अगर मैं बात करूँ एक तरफ फिक्स है और एक तरफ फ्री है, जैसे आप कोई, ठीक है, कोई एक पेन रखते हो, पेन को एक तरफ एक ये सिरा पकड़ लो, एक सिरे को ऐसे फिक्स कर दो, तो दूसरी तरफ अगर लोड लगाओगे तो पूरी रोटेट हो जाएगी ना, तो जो रोटेट का इसका डायग्राम बनेगा ऐसे इसकी शेप बन जाएगी, ठीक है। लोडिंग के टाइम पे जब ऐसे लोड लगाओगे तो ऐसे थोड़ा बेंड कर जाएगा, बकल होगा, तो अगर इसी बकल वाले को एक और शेप घुमा दें, ठीक है, 2 हो जाएगा ना, ये 2 कॉलम हो गए, तो इसकी जो एल इफेक्टिव आती है, ठीक है, वो होती है एक्चुअल जो मेंबर होते हैं उसका 2L हो जाता है, ठीक है, एल इफेक्टिव 2L, तो यही यहाँ बताया क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो देखो इसका जो रिकमेंडेड वैल्यू होती है आती तो इसकी 0.50 आएगा, ठीक है, बट हम सेफर साइड के लिए क्या करते हैं इसकी वैल्यू को भी इंक्रीज कर देते, 0.65 एल लेते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है दोनों सिरा प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध फिक्स हैं, ठीक है, दोनों सिरे फिक्स हो गए, घूर्णन में विपरीत है, तो यहाँ वैल्यू क्या होगी 0.60। कह रहा है कि दोनों सिरे प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध हैं तथा एक सिरे पर घूर्णन है, दूसरे सिरे में क्या है, जो ये वाला क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया है, ठीक है, दूसरा सिरा क्या है, घूर्णन हिंज है, तो क्या होगा इसकी वैल्यू 0.80 एल हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ यही कह रहा है कि अगर दोनों सिरों पर प्रभावी रूप से स्थित पे आबद्ध परंतु घूर्णन जो कि हिंज है दोनों तरफ से रोटेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, तो ये वाली जो वैल्यू थी दोनों तरफ हैं हिंज लग रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एल इफेक्टिव टू एल हो जाएगी। और वही बात कर रहा है कि अगर कोई पोल है, जैसे आप कई बार क्या करते हैं, फोर्थ वाले को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वाले को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप देखे हो इलेक्ट्रिक पोल जो लगती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक सिरा तो फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन दूसरे सिरे पे क्या होता है, आबद्ध होता है, ये पूरी तरह से रोटेट नहीं कर सकता, बहुत कम रोटेट करता है। तो इसके लिए क्या होती है, अगर इलेक्ट्रिक पोल के लिए पूछे कि आप इफेक्टिव लेंथ बताओ, तो इसके लिए एल इफेक्टिव की वैल्यू होती है जो
वो होती है 1.0 L होती है, ठीक है। यहीं अगर कह रहा है कि अगर ये एक सिरा आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से इसका क्या है, प्रतिरोधित है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1.50। ये सारे आपके IS रिकमेंडेड हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि एक होती है थ्योरेटिकल, जो कि हमारा IS कोड की जो पुरानी वैल्यू हम पहले कितनी लेते थे, हमारी पहले वैल्यू होती थी IS 800 से लेते थे, ठीक है। सॉरी, ये मैं लेता था IS 456, ठीक है। ये वैल्यू हम लेते थे IS 456 1984 से लेते थे। तो ये थियोरेटिकल वैल्यू तब हम सॉल्व करते थे, लेकिन अब हमारा क्या IS कोड रिवाइज हो चुका है। तो अब जो नए प्रोविज़न दिए गए हैं वो दिए गए हैं IS कोड 456 2000 की है। इसी पे आजकल सारे हमारी जितनी भी बिल्डिंग डिज़ाइन होती है सारे इसी पे डिज़ाइन होते हैं। तो मैंने क्या बताया, अगर दोनों तरफ फिक्स हो, ठीक है, अगर दोनों तरफ फिक्स हैं तो इसकी वैल्यू थ्योरेटिकल में क्या होती है 0.5L होती थी, और अब क्या है, अब इसको हम थोड़ी सी सिफर साइड के करके 0.65L ले लेते हैं। वही अगर बात करें एक तरफ फिक्स है, ठीक है, और दूसरी तरफ हिंज है, तो हमारी क्या होगी, इसका शेप ऐसे बनेगा ना, इसकी शेप बनेगी इधर थोड़ी फिक्स होगी और ये ऐसे पूरी जाकर ऐसे रोटेट हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू L/√2, ये 2 होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो इतनी वैल्यू आती है, लेकिन सेफर साइड के लिए हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को रिकमेंड करते हैं, ठीक है। अगर बात करें दोनों तरफ हिंज है, तो दोनों तरफ हिंज है तो इसकी जो शेप बनेगी एक्चुअल में जब ये बकल होगी तो ये ऐसे पूरी शेप बनेगी ना, तो पूरी की पूरी शेप बदल जाएगी। तो यहाँ L होता है और यही वैल्यू हम रिकमेंड करते हैं, एक्चुअल L लेंथ को ही ले लेते हैं L इफेक्टिव के लिए। अब मैं बात करूँ रोलर के केस में, ठीक है। अब मैं बात करूँ अपने रोलर के केस में, तो क्या होता है कि जो रोलर लेते हैं, ठीक है, रोलर के केस में हम जो भी वैल्यू लेते हैं उस वैल्यू को हम थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, जो एक्चुअल लेंथ से हम L इफेक्टिव को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। 1.2L लेते हैं जब रोलर के केस में आ जाती है, रोलर लगी है, ठीक है। रोलर के केस में हम एक्चुअल वैल्यू से इंक्रीज कर देते हैं। और यही अगर एक की तरफ रोलर है और दूसरी तरफ हिंज है, तो उसी की जो एक्चुअल में जो 2L वैल्यू आती है उसी को 2L को ही हम इफेक्टिव लेंथ में भी ले लेते हैं। और मैंने ये बात बताया कि जब हम किसी पेन को बेंड करते हैं एक सिरे को पकड़ के, जैसे कई बार टावर वगैरह बिल्डिंगें बनती हैं, तो जितनी इसकी बेंड होगी, ये वाली बेंड इतनी बेंड होगी, यही बेंड इसके बॉटम में भी शेप बना दो, 2 बन गई। तो एक्चुअल ये अगर मान लो L है तो ये भी L, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2L हो जाएगी, तो जो कि हम इसी को रिकमेंड कर लेते हैं। अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो होती क्या है। मैं बात करूँगा स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में। तो स्लेंडरनेस रेशियो कल भी मैंने बताया था कि जो स्लेंडरनेस को डिनोट करते हैं लेमडा से। लेमडा की वैल्यू क्या होती है L इफेक्टिव, जो इफेक्टिव लेंथ की बात कर रहा था ऊपर, वो वाली वैल्यू डिवाइड बाय, ठीक है, R मिनिमम ये जो होती है इसको कहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ जाइरेशन बोलते हैं, ठीक है। परिभ्रमण त्रिज्या कुछ नाम होते हैं हिंदी में, ठीक है। अब मैं बात करूं इसकी, तो अगर R मिनिमम की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में दी हुई है तो ठीक है, आप डायरेक्ट रख के अपना स्लेंडरनेस रेशियो निकाल सकते हो। बात करें अगर ना दी हो तो जो R मिनिमम की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, फार्मूला, इसकी फार्मूला होती है I मिनिमम, ठीक है, I मिनिमम डिवाइड बाई एरिया जो सेक्शन की होती है। अब मैं बात करूँ I मिनिमम क्या होता है। I मिनिमम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आप पढ़े होंगे सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, आप पढ़ चुके होंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ ये नहीं बताऊँगा अब इससे ज़्यादा क्योंकि ये आपके यहाँ डायरेक्ट ये सारी वैल्यू स्टील में आपको सारी वैल्यू दी गई है, दे दी गई होती है। या तो R मिनिमम दे देगा, अगर R मिनिमम नहीं दिया है तो I मिनिमम दे देगा, और एरिया ऑफ सेक्शन दे देगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया दे देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें दे देता है आपको, और फिर कह देता है आपको डायरेक्ट बतानी है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि सिलेंडर रेशियो बतानी है लेसिंग बार की। अब देखो लेसिंग फ्लैट होती क्या, मैंने आपको यहाँ एक डायग्राम बताया है, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बताया हूँ डायग्राम पे। देखो ये होती है लेसिंग। लेसिंग में क्या होता है कि जब ये देखो ये हमारा एलिवेशन व्यू है, ठीक है। एलिवेशन व्यू में क्या होता है कि ये मान लो अगर मैंने ऐसे 2 चैनल को जोड़ रहा हूँ, ठीक है, चैनल सेक्शन तो आप देखे ही होंगे कैसे होती है, ठीक है। अगर 2 चैनल सेक्शन को अगर मैं 2 चैनल सेक्शन को अगर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं 2 चैनल सेक्शन को ऐड करूँ अपने डायग्राम में, तो क्या बनता है कि जो हमारी जो डायग्राम बनती है, ठीक है,
जो डायग्राम बनती है उसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है 2 सेक्शन को, और फेस टू फेस ऐड कर रहा हूँ मैं दोनों सेक्शन को, जो जो जॉइंट कर रहा हूँ इन्हें फेस टू फेस ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों के फेस से फेस टू फेस है ना। अगर इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को एक साथ ऐड करते हैं तो बैक टू बैक होते हैं। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ एक मेंबर लगाता हूँ, ठीक है, कि ये रोटेट ना कर जाए। यहाँ पे ये प्लान है आपका, टॉप व्यू देख रहा है ऊपर से, तो जब टॉप व्यू देख रहा है तो ऐसे बनेगा, और जब मैं एलिवेशन देखूंगा तो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ऐसे में मैं लेसिंग जोड़ता हूँ। यही मेंबर जो होते हैं ये लेसिंग कहलाते हैं। लेसिंग क्या कहता है कि उसको बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग शियर में फेल ना हो मेरा स्ट्रक्चर, इसलिए लेसिंग हम जॉइंट करते हैं। लेसिंग एक स्टील मेंबर होती है स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो ये इसी को बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेसिंग की स्लेंडरनेस रेशियो, इसकी थिकनेस या इसकी विड्थ क्या क्या होने चाहिए। तो इसी पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लेसिंग का ले रहे हैं, ठीक है, तो उस लेसिंग फ्लैट के लिए, लेसिंग मेंबर के लिए हमारी स्लेंडरनेस रेशियो वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारी वैल्यू दी गई है 145, ठीक है, ये IS कोड में दी गई है, डायरेक्टली हम वहाँ से ले लेंगे। अब मैं बात करूँ इस पे लेसिंग के लिए, तो लेसिंग अब और बहुत सारे टॉपिक में बता दूं कि यहीं पे, ठीक है, कि आपको इजीली समझ आ जाए। इसकी जो लेंथ, तो इसकी जो इन एक मेंबर से दूसरे मेंबर के बीच जो अगर मान लो एंगल थीटा है, तो इस थीटा की वैल्यू, ठीक है, थीटा की वैल्यू 40 से कम नहीं होनी, 40 डिग्री से लेस नहीं होनी चाहिए, और 70 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन पूछ चुके हैं इस पर। और अगर बात करें इसकी विड्थ की, ठीक है, मान लो अगर एक विड्थ दे, इस पर एक क्वेश्चन है, मैं वहाँ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये इसकी विड्थ भी पूछता है, ठीक है, और यहाँ की इसकी थिकनेस भी पूछता है कि क्या क्या रिकमेंडेड होने, ये सारे क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बात करूँ इसी के क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये तो मैंने बता दिया 145, ठीक है। अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए हमारी थिकनेस क्या होनी चाहिए। मैंने पूछा ना कि सिंगल लेस्ट कॉलम अगर लगा रहे हैं तो उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। इसकी जो थिकनेस निकालते हैं, ठीक है, किसके, लेस्ट कॉलम के लिए, थिकनेस लेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी इफ़ेक्टिव लेंथ होती है एल इफ़ेक्टिव, ये एल इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हूँ कैसे कैसे सारे मेंबर होते हैं, कैसे उसमें जॉइंटेड होती हैं, ठीक है। एल इफ़ेक्टिव डिवाइड बाई 40 लेते हैं, ये होती है थिकनेस ऑफ लेस्ट कॉलम निकालते हैं। इस पर भी आपके क्वेश्चन कई बहुत सारे पूछ चुके हैं, आपके एग्जाम में पूछने के चांसेज हैं, ठीक है। ये होती है डायरेक्ट रिकमेंडेड, ये सब IS कोड, ये मैंने बता चुका हूँ। अगर यही डबल लेसिंग की बात करें तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बनते हैं, ठीक है। यहाँ हम लेके इसको बिल्ड करते हैं, बिल्ड या बोल्टेड रिवेटेड के द्वारा इसे जॉइंट करते रहते हैं, ठीक है। इस वाले हिस्से को मैं जॉइंट करूँ। अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करूँ, कह रहा है कि जो हम स्लेंडरनेस रेशियो ले रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, लेस्ट कॉलम के लिए। मैंने बात किया, देखो दोबारा क्वेश्चन उसी पे आ रहा है, लेस्ट कॉलम पे ही। लेस्ट कॉलम की अगर स्लेंडरनेस रेशियो बात करें इफेक्टिव के लिए, तो अगर मैं जो इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो की बात करूं तो हो जाएगी, एक्चुअल का क्या होता है 1.05, ठीक है, 5% इंक्रीज किया जाते हैं इसकी वैल्यू को। इसकी वैल्यू जो होती है एक्चुअल की, ठीक है, एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो का 1.05 टाइम्स ज़्यादा होता है। कौन, इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो लेस्ट कॉलम की, ठीक है, एक्चुअल कॉलम की बढ़ जाती है। ये हम सेफर साइड के लिए लेके चलते हैं कि हमारी जो भी स्ट्रक्चर है वो फेल्ड ना हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगी। अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि कह रहा है कि आप ये बताइए कि जो हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो लेस्ट कॉलम, ठीक है, मैंने यहाँ बता दिया ना, ये जो हम स्ट्रक्चर लेते हैं इसकी 1.05 इंक्रीज किया जाता है। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने एक जगह का पूछा कि इसकी विड्थ तक पूछती है। कह रहा है कि अगर कोई स्ट्रक्चर, ठीक है, जब हम किसी स्ट्रक्चर को इसके लेस्ट से जोड़ते हैं, लेस्ट कॉलम, तो इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। जो भी अगर प्लेट लगा रहे तो इसकी विड्थ, ठीक है, क्या होनी चाहिए। अगर मान लो ये मेरा प्लेट है तो इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो मैं विड्थ निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर मान लो अगर मेरा दे दिया है इसकी, ठीक है, डाया ऑफ रिवेट दे दें, डी की वैल्यू दे दें 20 mm, मान लो यहाँ दिया है, तो जो हम विड्थ लेते हैं उसमें क्या करो, इसकी विड्थ से सॉरी इसकी डाया में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जो वैल्यू आएगी वही इसकी क्या होती है, विड्थ हो जाती है, ठीक है। ये आपको किसी भी जल्दी एग्जाम में बताया नहीं है या कोई आपको ये बताएगा नहीं, ये बहुत एम्पेरिकल ऐसे एक और लॉजिकल वैल्यू हम
याद करने के लिए बता दें कि कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। और ये फिक्स होता है कि सही सही होते हैं। लेकिन अगर मान लो जैसे, तो मान लो यहाँ तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, अगर मान लो यही वैल्यू कभी दे दे 18 की वैल्यू दे, 18 mm डाया की वैल्यू दे दें, तो हम कैसे क्या करेंगे, तब हम क्या होता है, जो हम विड्थ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, लेस्ट कॉलम के लिए जो विड्थ निकालते हैं, जो चौड़ाई निकालते हैं, वो क्या होता है, मान लो 18 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 54, 54 हो जाएगी ना, 54 mm। लेकिन ये क्या होता है, अब मैं क्या करता हूँ, ये तो आपको आंसर में दिया नहीं होगा, लेकिन जो ये वाली वैल्यू निकालते हैं विड्थ है, ये 5 के मल्टीप्लिकेशन में होती है, ठीक है। इसको थोड़ा समझना है, जो भी वैल्यू हम लेस्ट कॉलम की चौड़ाई के लिए देखते हैं, ठीक है, तो जो डाया प्रीवियस है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद जो वैल्यू आए उसको क्या करो 5 के मल्टीप्लिकेशन में रख दो, और ये एकदम नज़दीकी वैल्यू जो 5 के मल्टीप्लिकेशन में हो, तो जैसे इसकी सबसे नज़दीकी वैल्यू 5 के मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 55 होगा, तो यही 55 आपका आंसर हो जाएगा। ये कई बार कहीं भी आप पढ़ोगे, ये ऐसे ही सॉल्व होते हैं इसके। बस मैंने आपको यहाँ लॉजिक के तौर पे याद करने के लिए बता दिया कि कैसे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये ऐसे याद करने होते हैं, ये वैल्यू दी गई होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ दिया है ना, मान लो अगर ये आपके IS कोड में गिवन वैल्यू, ये IS कोड से लिए गए हैं, ये आपके IS कोड से, तो इसलिए मैंने आपको याद करने के लिए इसको मल्टीप्लाई, जैसे मान लो 16 mm का डाया दिया, अगर 16 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 हो जाएगी। अब क्या करो 5 के मल्टीप्लिकेशन में इसको सबसे नज़दीकी वैल्यू लेते हो, सबसे 48 के बाद 49 50 आता है, तो 5 के मल्टीप्लिकेशन वैल्यू क्या होगी, 50 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 50 mm आ जाएगी लेसिंग छड़ की चौड़ाई। अगर मैं बात करूँ ये 18 की, ठीक है, तो 18 की 54 हो जाएगी, तो 54 का जो 5 का मल्टीप्लिकेशन रखो, 54 के आसपास कौन सी वैल्यू आ रही है, 55 आ रही है, ये आपकी हो जाएगी। ये आपकी जो वैल्यू हैं ये आपके IS कोड में गिवन है, ठीक है, ये वैल्यू आपको IS कोड में गिवन है, वहाँ से लेके। अब मान लो 20 की पूछ रहा है, तो 20 की हो जाएगी, तो 3 से मल्टीप्लाई है तो 60, तो 60 आंसर हो जाएगी। अब बात करूँ मैं 22 mm की, अगर पूछ रहा है तो 22 में अगर 66, तो 66, अब देखो इसको क्या करेंगे, 66 को अगर 5 के मल्टीप्लिकेशन में लिखूँ तो सबसे इसकी नज़दीकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 होगी। यही इसका आंसर है, जो 5 के मल्टीप्लिकेशन में सबसे नज़दीकी वैल्यू होती है वही हमारी लेसिंग छड़ की चौड़ाई होती है, ठीक है। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लेसिंग बार इन स्टील कॉलम शुड बी डिजाइन टू रेजिस्ट। अब कह रहा है कि जो लेसिंग कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने ऐसे 2 स्ट्रक्चर जोड़ा है ना, अगर मैंने 2 मेंबर को ऐसे लेस्ट कॉलम से जोड़ रहा हूँ, तो ये जो होगा, ये अगर मान लो इस पर लोड लग रहा है, यहाँ मैंने एक प्लेट रख के तो लोड लगाता हूँ ना, ऐसे एक ऊपर कवर प्लेट रख देता हूँ 2 कॉलम के बीच में, और मान लो लेस्ट कॉलम से जोड़ा तो इस पर अगर लोड मान लो V लग रहा है, ठीक है, V कोई शियर फोर्स है, इसी को रजिस्ट करता है। जो लेसिंग होती है वो शियर फोर्स को ही रजिस्ट करती है, तो जो V होता है तो एक्चुअल में ये कितना लोड बियर करता है, ठीक है, लेसिंग मेंबर कितना बियर करता है हमारा टोटल एक्चुअल लोड का, तो इसकी वैल्यू जो होती है एक्चुअल में जो वैल्यू बियर करती है लेसिंग के लिए, लेसिंग जो शियर फोर्स बियर करती है वो 2.5% ऑफ, ठीक है, एक्चुअल की बियर करती है। एक्चुअल लोड क्या है, V है, V का ही V यहाँ एक्चुअल लोड है। एक्चुअल लोड जो V होती है उसका 2.5% बियर करता है लोड, कौन, लेसिंग मेंबर, ठीक है, इससे ज़्यादा बियर नहीं करता। तो यहाँ मैं अगर ऑप्शन में बात करूँ तो ऑप्शन में कह रहा है ऑप्शन C, ठीक है, ये आपकी करेक्ट हो जाएगी। अब मैं बात करूँ, यहाँ मैंने ये देखो IS कोड में बता चुका है कि इसने निर्धारित किया और जालक छोड़ के विकलन तो 2.5% लेते हैं एक्चुअल लोड का, ठीक है। अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा उसी पे मैं अब न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूँ। न्यूमेरिकल में कह रहा है कि एक स्टील बिल्टअप कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर ये कैसे कॉलम लोड है, ठीक है, ऐसे 2 कॉलम लगे हैं और मैंने ऐसे इस पर लगा लेसिंग मेंबर से दोनों को जोड़ रखे हैं, यहाँ बोल्टेड यहाँ भी बोल्टेड से जोड़ चुका हूँ, इन दोनों को बोल्ट से जोड़। अब मान लो यहाँ कोई कवर प्लेट लगा के ऊपर से लोड लग रही है, कह रहा है इसकी लोड कितनी है, इसकी लोड कह रहा है 1000 न्यूटन है। तो कह रहा है कि लेसिंग सिस्टम जो है डिजाइन टू रेजिस्ट ट्रांसफर शेयर के लिए कितनी जो लेसिंग है वो कितनी लोड बियर करेगी। तो मैंने बता चुका हूँ कि 2.5% बियर करती है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, V इक्वल टू क्या करेंगे 2.5% ऑफ क्या करेंगे जो एक्चुअल लोड है, एक्चुअल लोड कितना है 1000 जो कि मेंबर पे लग रहा है न्यूटन। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 2.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड 1000, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1000 जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है, न्यूटन। ये हमारी क्या हो जाएगी, लेस्ट जो लेस्ट मेंबर है वो कितनी में टोटल लोड का बियर करेगी 25 न्यूटन बियर करेगी। तो यहाँ से इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा।
अब मैं बात करूँ, देखो यहाँ से सॉल्व किए हैं, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ट्रांसफ़र शेयर जो भी हम एक लिस्ट कॉलम लेते हैं, एक्सीएल जो एक्चुअल लोडिंग होती है उसका 2.5% लेके हम सॉल्व करें। अब मैं ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आरसीसी में भी मिलेंगे, ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हर जगह पूछेंगे, लेकिन यहाँ स्टील में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ आप लोगों को सॉल्यूशन के लिए दे रहा हूँ कि आप इसे सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। क्रिटिकल लोड पूछ रहा है, क्रिटिकल लोड मेंबर का पूछ रहा है, बता देना कि आपको क्या होगा। अब आते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन मैं कल दे दूँगा, ठीक है। मैं हम लोग का जो चैनल है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में जिनके एग्ज़ाम नज़दीक हैं सबको शेयर कर दो और सब पढ़ाई करो, रिवीजन करो और अच्छे से। हमारा कोशिश यही कि आपको 100% आपको एग्ज़ाम में आप हम लोग का योगदान यही रहे कि आप लोग अच्छे नंबर लेके आएँ, ठीक है। और बाकी बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आऊँगा, कल मैं लेके आऊँगा आप लोग को बीम सेक्शन के, ठीक है, बीम सेक्शन लेके आऊँगा स्टील में, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।